यह कहानी करीब 200 साल पुरानी है, यानी 19वीं सदी की। इसमें एक गांव दिखाया जाता है जिसका नाम पेंसिल्वेनिया है। गांव में सुख शांति और खुशहाली है, लेकिन इसकी एक अजीब बात है, यहां से कोई भी कभी बाहर नहीं जाता। चारों ओर ऊंची दीवारें हैं और एक वॉच टावर भी, जहां हमेशा पहरा दिया जाता है। यह गांव घने जंगल के बीच बसा है, इसीलिए इसका बाकी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। यहाँ के लोग पूरी जिंदगी यहीं बिताते हैं। पैसे का कोई चलन नहीं है, लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं और शादी में बस एक नियम है, शादी से पहले कोई भी किसी का हाथ तक नहीं पकड़ता। गांव के बुजुर्गों को एल्डर्स कहा जाता है। इन्हीं में से एक के बेटे की बीमारी से मौत हो जाती है, क्योंकि गांव में अच्छी मेडिकल सुविधा नहीं है और इलाज संभव नहीं होता। अगले दिन जब सभी मिलकर खाना खा रहे होते हैं, तभी जंगल से अजीब आवाजें आने लगती हैं। सब घबरा जाते हैं, लेकिन नोवा नाम का एक मानसिक रूप से कमजोर लड़का हंसने लगता है। कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि इस गांव में लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्यार और सम्मान से रहते हैं। अगली सुबह गांव में एक जानवर की लाश मिलती है। एल्डर्स मीटिंग बुलाते हैं और सोचते हैं कि इसे किसने मारा होगा। तभी लुशियस नाम का एक नौजवान आता है और मेडिकल सुविधा लाने के लिए गांव से बाहर जाने की अनुमति मांगता है। उसका तर्क है कि हाल ही में एक साथी की मौत इलाज न मिलने के कारण हुई है, लेकिन एल्डर्स मना कर देते हैं, क्योंकि उनका दावा है कि जंगल में राक्षस रहते हैं, जिनसे उनका एक समझौता है, कोई गांव से बाहर नहीं जाएगा, वरना राक्षस हमला करेंगे। एल्डर्स के मुताबिक सिर्फ उन्होंने ही इन राक्षसों को देखा है, जबकि नई पीढ़ी ने सिर्फ उनकी आवाजें सुनी हैं और कुछ निशान देखे हैं। लुशियस नहीं डरता। गांव में एक अंधी लड़की आईवी रहती है, जिसकी इंद्रियां बेहद तेज हैं। वह लुशियस को बताती है कि वह जानती है कि वह उससे प्यार करता है। तभी लुशियस देखता है कि नोवा के हाथ में एक लाल फल है, जो सिर्फ जंगल में मिलता है। गांव में लाल रंग पूरी तरह निषिद्ध है, चाहे फल हो, फूल हो या कपड़ा। लाल रंग दिखते ही उसे दफना दिया जाता है। इसका मतलब नोवा जंगल में गया और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। लुशियस इसे आधार बनाकर फिर से बाहर जाने की इजाजत मांगता है, लेकिन उसे दोबारा मना कर दिया जाता है। लुशियस चुपके से गांव की सीमा पार करता है और एक राक्षस का साया देख लेता है। डरकर वापस आ जाता है। उसी रात वॉच टावर पर तैनात पहरेदार को भी टावर के नीचे राक्षस का साया दिखता है। वह घबराकर गांव का अलार्म बजा देता है। सब लोग घरों के नीचे बने बेसमेंट में छिप जाते हैं, लेकिन आईवी बाहर रहती है, क्योंकि वह लुशियस का इंतजार कर रही होती है। लुशियस आकर उसे भी बेसमेंट में ले जाता है। पूरी रात राक्षसों की आवाजें आती रहती हैं। सुबह सभी देखते हैं कि हर दरवाजे पर लाल रंग का निशान बना है। यह साफ संकेत है कि राक्षसों के साथ किया गया समझौता अब टूट चुका है। मीटिंग में लुशियस अपना अपराध कबूल करता है और बताता है कि वह सीमा पार गया था। उसके अच्छे इरादों को देखते हुए उसे माफ कर दिया जाता है, लेकिन चेतावनी दी जाती है कि दोबारा बाहर न जाए। इसी बीच आईवी की बहन की शादी होती है और पूरा गांव जश्न मनाता है। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जब लोग घर लौटते हैं तो पाते हैं कि उनके घरों के बाहर किसी ने मरे हुए जानवर लटका दिए हैं। घरों के बाहर लटका देख पूरे गांव में फिर से डर का माहौल बन जाता है। सबको लगता है कि शैतान आज भी हमला कर सकते हैं। इसी चिंता में लुशियस आईवी के घर जाता है। दोनों बैठकर तय करते हैं कि जल्द ही शादी कर लेंगे। लेकिन अगली सुबह जब यह खबर नोवा को मिलती है, जो मानसिक रूप से अस्थिर है और बचपन से आईवी को पसंद करता है, तो वह गुस्से में आ जाता है। बदले की भावना से वह लुशियस पर चाकू से हमला कर देता है। लुशियस गंभीर रूप से घायल हो जाता है और गांव में मेडिकल सुविधा न होने के कारण उसके बचने की संभावना बेहद कम होती है। नोवा को सजा के तौर पर क्वाइट रूम में बंद कर दिया जाता है। यह वही जगह है जहां किसी को भी अनुशासनहीनता पर कैद किया जाता है। आईवी को जब पता चलता है कि नोवा ने यह किया है, तो वह गहरे दुख में डूब जाती है। उसके पिता एडवर्ड, जो गांव के एल्डर्स में से एक हैं, उससे कहते हैं कि जब उसकी आंखों की रोशनी गई थी, तब वे कुछ नहीं कर पाए थे और अब लुशियस के लिए वह कुछ करना चाहते हैं। एडवर्ड जंगल पार जाकर मदद लाना चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी याद दिलाती है कि उन्होंने एक वादा किया है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता।
तभी आइवी ठान लेती है कि वह खुद जंगल पार करके दूसरे टाउन से मेडिकल सुविधा लाएगी। एडवर्ड अपनी बेटी का साथ देते हैं और बाकी एल्डर्स की इच्छा के खिलाफ जाकर उसे अनुमति दे देते हैं। रवाना होने से पहले वह आइवी को एक गुप्त कमरे में ले जाते हैं और ऐसे राज बताते हैं जो आज तक किसी को नहीं बताए गए थे। असल में जंगल में कोई शैतान नहीं है। जो भी राक्षस लोग देखते हैं वे गांव के ही कुछ लोग होते हैं जो भयानक पोशाक पहनकर डर फैलाते हैं ताकि कोई गांव से बाहर न जाए। आइवी को सच पता चलने के बाद उसके मन में कोई डर नहीं रहता। उसके साथ गांव के 2 युवा भी भेजे जाते हैं जो सफर के दौरान लगातार भयभीत रहते हैं। जंगल से आती अजीब आवाजें सुनकर वे वापस लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन आइवी आगे बढ़ती रहती है क्योंकि उसके पिता ने उसे बताया था कि ये आवाजें असल में पेड़ों पर लगे उपकरणों से आती हैं जो हवा में हिलने पर यह डरावनी ध्वनियां पैदा करते हैं। गांव में बाकी एल्डर्स एडवर्ड से नाराज होते हैं। वे कहते हैं कि इतने वर्षों की मेहनत और बनाए गए राज्य का पर्दाफाश हो जाएगा। एडवर्ड उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि आइवी को सब समझा दिया है और वह किसी को यह राज नहीं बताएगी। उधर जंगल में आइवी आगे बढ़ रही होती है कि अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। बड़ी मुश्किल से वह बाहर निकल पाती है। तभी आसपास से अजीब आवाजें आने लगती हैं। भले ही उसे पता है कि शैतान असल में मौजूद नहीं है, लेकिन गांव में प्रचलित पुरानी कहानियों में बताया गया था कि कभी राक्षस इंसानों की नकल करते थे। आइवी जांचने के लिए एक लकड़ी तोड़ती है और सामने से भी लकड़ी टूटने की आवाज आती है। वह एक पत्थर फेंकती है और सामने से भी पत्थर फेंका जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई सचमुच उसका पीछा कर रहा है। वह डरकर भागने लगती है और हम देखते हैं कि एक शैतान उसके पीछे है। लेकिन आइवी की तेज संवेदनाएं उसे खतरे से निपटने में मदद करती हैं। आइवी जंगल में दौड़ रही होती है और जिस गड्ढे में वह पहले गिरने से बची थी उसके पास पहुंचकर रुक जाती है। पीछे से आता शैतान तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ठीक उसी समय आइवी एक तरफ हट जाती है और वह प्राणी सीधे गड्ढे में गिर जाता है। उधर गांव में एल्डर्स क्वाइट रूम में जाते हैं जहां नोवा कैद था, लेकिन वहां वह मौजूद नहीं होता। कमरे में एक गुप्त रास्ता मिलता है जहां जानवरों की खाल और कुछ अन्य सामान रखा होता है। असल में गांव में मरे जानवरों का जिम्मेदार कोई एल्डर नहीं बल्कि नोवा था। मानसिक रूप से अस्थिर होने के बावजूद उसका दिमाग तेज था। उसे एल्डर्स का वह कॉस्ट्यूम मिल गया था जिसे पहनकर वे शैतान का रूप धारण करते थे। उसी पोशाक में वह जंगल में घूमता और दूसरों को डराता था। जब नोवा को पता चला कि लुशियस आइवी से शादी करने वाला है तो वह आपा खो बैठा और उस पर हमला कर दिया। जंगल में आइवी के पीछे पड़ा शैतान दरअसल नोवा ही था जो अब गड्ढे में गिरकर मारा जा चुका था। आइवी आगे बढ़ती है और अपने पिता द्वारा बताए गुप्त रास्ते से निकलकर एक ऊंची दीवार तक पहुंचती है। दीवार पार करते ही वह सड़क पर आती है जहां एक पुलिस की गाड़ी रुकती है। पुलिसकर्मी उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि दीवार के दूसरी तरफ का इलाका एनिमल सेंचुरी कहलाता है, एक संरक्षित क्षेत्र जहां कोई नहीं जाता और जिसके ऊपर से कोई विमान भी नहीं उड़ता। यहीं पर खुलासा होता है कि यह कहानी 19वीं सदी की नहीं बल्कि 21वीं सदी की है। गांव के लोग आधुनिक दुनिया से कटे हुए हैं और उन्हें सच्चाई का पता नहीं क्योंकि गांव को बनाने वाले एल्डर्स ने यह राज छुपाया था। आइवी पुलिसकर्मी को बताती है कि उसे मेडिकल मदद चाहिए और वह अपने पिता का लिखा हुआ पत्र और सोने की घड़ी उसे देती है क्योंकि गांव में पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं होता। पुलिसकर्मी पहले अपने सीनियर को बताना चाहता है, लेकिन आइवी की मासूमियत और उसके उद्देश्य को देखकर वह उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह दवाइयां लाकर आइवी को देता है और उसे उसी जगह छोड़ देता है जहां वे पहली बार मिले थे। आइवी गांव लौटकर दवा पहुंचाती है और सबको बताती है कि जंगल में उसका सामना एक शैतान से हुआ था, लेकिन अब वह मर चुका है। यह सुनकर नोवा के माता पिता समझ जाते हैं कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वे यह बात किसी को नहीं बताते। आखिरकार सवाल उठता है कि एल्डर्स ने यह गांव बनाया क्यों था। सच्चाई यह है कि 1972 में प्रोफेसर एडवर्ड, जो आइवी के पिता हैं, ऐसे लोगों की काउंसलिंग करते थे जिन्होंने अपराध और हिंसा में अपने प्रियजनों को खोया था।
दुनिया की बढ़ती बुराइयों से दूर उन्होंने और कुछ अन्य लोगों ने एक अलग बस्ती बसाने की योजना बनाई, जहां आधुनिक समाज का कोई असर न हो। एडवर्ड के पास अपने पूर्वजों की बड़ी संपत्ति थी। उन्होंने उस पैसे से इस पूरी जमीन को खरीद लिया, गांव बसाया और सरकार और पुलिस को फंड दिया ताकि कोई बाहरी व्यक्ति यहां ना आ सके। यहां तक कि विमानों का मार्ग भी इस इलाके के ऊपर से न गुजरे। आइवी की गवाही कि उसने एक मॉन्स्टर को मार दिया है, गांव वालों के दिलों में फिर से डर बैठा देती है। राज अभी भी राज बना रहता है और गांव के लोग वैसे ही 200 साल पुराने तरीकों से जीते रहेंगे। चूंकि बच्चे यहां बहुत छोटे होकर आए थे, उन्हें बाहरी दुनिया की कोई याद नहीं है। यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।